नमस्कार, 10 में है दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शिखा, सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे कैसे असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ और कौन है ओवैसी का दुश्मन। बिल्कुल निधि, और ये भी बताएंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का कल नामांकन होना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी खुद कैसे अपने बयान को लेकर घिर गए हैं, पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और निधि ये भी बताएंगे कि चीन को लेकर चीन की हिमाकत को भारत ने किस तरीके से कड़ा जवाब दिया है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स का चीन राजनीतिकरण कर रहा है, जिसमें भारत ने कहा है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन रोज की तरह शिखा, जो कू ऐप यूजर्स हैं उनके सामने हम सवाल रखते हैं और उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना ओपिनियन देते हो। जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। मैं आपको बता दूं, आज का सवाल राहुल का चीन राग से जुड़ा हुआ सवाल है। राहुल गांधी के आरोप क्या सच्चाई से दूर हैं, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो शिखा, आज की सबसे बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल निधि, तो देखिए किस तरीके से जो राजनीति है अब गोलियों पर आकर टिक गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि अब ये मुझ पर बाकायदा हमला किया गया है, प्लान्ड वे में हमला किया गया, यानी कि रेकी की गई थी, उसके बाद यह हमला किया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। प्रयागराज धर्म संसद वहां पर हर महाशय ने हमको गाली दी, मारने के लिए कहा। पश्चिमी यूपी में सियासी घमासान, तीखी जुबान और शब्दों के तीर कमान से होता हुआ गोलियों के निशान तक पहुंच गया। अभी तक सियासी जंग गोली से लड़ी जा रही थी, अब गोली भी आ गई। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का काफिला कारतूसों के निशाने पर आ गया। वो तो शुक्र है कार की रफ्तार ने हमले की धार कुंद कर दी और ओवैसी दूसरी गाड़ी में बचकर निकल गए। दिल्ली पहुंचकर ओवैसी ने ट्वीट किया और हमले की जानकारी दी। इसके बाद ओवैसी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश थी। जो कुछ आज हुआ है मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि आपको बता चुका हूं। हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट टू हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। इनके पीछे कौन है, किसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की, ये सरकार, दोनों सरकारों का काम है। सवाल वाकई गहरा है। तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता इस वक्त खुले आसमान तले प्रचार के लिए निकले हुए हैं। ऐसे वक्त में इस तरह की घटना माहौल बिगाड़ सकती है। सवाल ये भी कि आखिर ओवैसी किसके निशाने पर थे, आखिर ओवैसी के बयान किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन है जो ओवैसी की यूपी में एंट्री से खफा है, कौन है जो नहीं चाहता कि ओवैसी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़े या चुनाव प्रचार करें। किसे ओवैसी का दमखम हजम नहीं हो रहा। क्या ओवैसी पर निशाना लगाने के पीछे मकसद डराना है या समर्थकों को भड़काना है। ओवैसी ने भी गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ये पता लगाया जाए कि इसके पीछे किसका दिमाग है। मोदी सरकार से, योगी सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। पूरे इन कातिलों को, जो इस तरह क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, इनके पीछे किसका दिमाग है उनको पकड़ा जाए। घटना के बाद वहां पैरामिलिट्री की तैनाती हुई और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अब तक अपनी कार्रवाई में इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। इस बीच AIMIM नेता की ओर से घटनास्थल का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कुछ लोग आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही हथियार भी नजर आ रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर कौन है जो ओवैसी को यूपी में चुनाव लड़ते नहीं देखना चाहता।
असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में इसके ठीक आगे उनकी रेंज रोवर, जिसमें वो बाईं तरफ बैठे हुए थे, ड्राइवर के ठीक बगल किटवार से जब वो निकले और उसके बाद जब यहां पर वो पहुंचते हैं टोल प्लाजा के पास, तब घात लगाकर उन पर फायरिंग की जाती है। और देखिए, मिशन 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है निधि, और इसीलिए आज आपको बता दें कि कल नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, और आज उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल नामांकन कल गोरखपुर शहर सीट से होने वाला है। मुख्यमंत्री खुद उतरने वाले हैं और उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं। तो 5 बार से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर दी। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं, सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड। मिशन 2022 के सियासी संग्राम में बीजेपी के सबसे बड़े सूरमा सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में ये शक्ति प्रदर्शन का एक मौका है, इसीलिए सीएम योगी के नामांकन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के चुनावी प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से एक दिन पहले ही सीएम योगी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया और कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो उनकी सरकार ने 5 साल में करके दिखाया। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। देखो ईमानदारी। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापसी का दावा करने के साथ बीजेपी ने आज एक और गाना जारी किया। जड़ से मिटाए ईमानदारी के गुण योगी में समाए, यूपी की रक्षा करे मोदी योगी। यूपी में योगी है उपयोगी है की तर्ज पर रिलीज किए गए इस गाने में यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज का जिक्र किया गया है। सीएम योगी ने खुद भी अपनी सरकार के कामकाज को गिनाया। देशभक्ति भगवा रंग से है सजे संपूर्ण स्वदेशी, मोदी मोदी योगी। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। 1535 थाने हैं, सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है। ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यूपी निवेशकों की पहली पसंद, 5 सालों में एक भी दंगा नहीं। सीएम योगी ने यूपी में माफिया की जब्त की गई संपत्तियों का ब्यौरा दिया और माफियावाद के जरिए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। सीएम योगी जब लखनऊ में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे तो बुलंदशहर में अपने सहयोगी जयंत चौधरी के साथ चुनावी प्रचार में उतरे अखिलेश यादव उन पर सियासी वार कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है। फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी।
गर्मी नहीं भर्ती। ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं, तो आपको हमको लगातार 4.5-5 टैबलेट देते रहे हो। पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव की जंग इस बार बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सीएम योगी और अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी सरकार को घेरते हुए अपने नए दावों और वादों के साथ सरकार पर हमलावर हैं, तो सीएम योगी अपने 5 साल के कार्यकाल में किए कामों को लेकर जनता के बीच हैं। अब इंतजार है 10 मार्च का, जब चुनावी नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि यूपी की जनता ने आखिर किसे चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं 10वें दम में। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी एक बयान देते हैं, उसके बाद वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के सामने घिर जाते हैं, यानी पार्टी ये बयान नहीं स्वीकार कर पाती कि आखिर राहुल गांधी सरीखे नेता ऐसा कैसा कह सकते हैं। हिंदुस्तान में इस सरकार में 2 हिंदुस्तान है, एक गरीब है और एक अमीर है। ये बिल्कुल बिल्कुल निधि, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा बोला है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से ही चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और 2 हिंदुस्तान हो गए हैं, एक गरीबों का हिंदुस्तान और एक अमीरों का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। थ्योरी वो चला रहे हैं, उनको ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है, और राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए, उनको एक अच्छा ट्यूटर रखना चाहिए। देश की आधी इंच भी जमीन कोई भी ताकत हथिया नहीं सकती। आज ये ताकत है इस देश की। राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान पर घिर गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन टू कीप पाकिस्तान एंड चाइना सेपरेट। This is fundamental for India, and what you have done is you have brought them together. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ कई नेताओं ने राहुल पर पलटवार किया है। थ्योरी वो चला रहे हैं, उनको ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है, ना अपने खानदान का पता है ना कुल का पता है, और इस कारण से एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, जिसके खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन किया है। और राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए, उनको एक अच्छा ट्यूटर रखना चाहिए। देश की आधी इंच भी जमीन कोई भी ताकत हथिया नहीं सकती। आज ये ताकत है इस देश की। आप कहते हैं हिंदुस्तान कमज़ोर हो गया, हिंदुस्तान जो है वो बर्बाद हो गया, तो जब तक आप जो है वो इंडिया इज़ इंदिरा और इंडिया इज़ इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा के सनक में रहेंगे, जब तक आप जो है वो कंट्री इज़ कांग्रेस और कांग्रेस इस कंट्री के सुरूर में रहेंगे, और इस सुरूर और सनक का हैंगओवर जब तक आपको नहीं उतरेगा, तब तक आप हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते।